Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do the current electricity, and in this video we will be doing the concept of the charge, current, potential at a point, potential difference between 2 points, and resistance and Ohm's law. So let's get started with the first topic, that is the concept of charge. So we have concept of charges. For this you need to know that there are two kinds of charges. There are positive and negative. So we also know that the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. That means if we have this, that all positive signs, and here also all positive charges, then they will repel each other. ओके और अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. विद दिस वी कम टू नो दैट द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. मैग्नेट्स के साथ भी इसी तरह होता है. अगर नॉर्थ नॉर्थ साथ लेकर आओगे तो वो रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. देन वी हैव द चार्ज ऑफ द यूनिट ऑफ दिस चार्ज. सो द SI unit is coulomb. Make sure that you write this C in small case, and the symbol is this, capital C. Okay, so some smaller units of this are millicoulomb, which is equal to 10 to the power minus 3 coulombs. Nanocoulomb is equal to 10 raised to power minus 9 coulomb, and 1 microcoulomb is equal to 10 to the power 6 coulomb. Then we have that in a non-conductor or an insulator, the charge resides at a point where there is excess or defect of electrons. That is, the charge is in static, इट डज़ नॉट फ्लो. तो ये क्या होता है कि नॉन कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो वहाँ पे रिजाइड करता है. कि जैसे हमारे पास ये एक है जहाँ पे ये सारे चार्जेस स्टैटिक होंगे, मींस दे विल नॉट बी मूविंग, क्योंकि वैसे हमारे पास ये सारे जो चार्जेस होते हैं दे आर यूजुअली मूविंग, ड्यू टू विच चार्ज फ्लो करते हैं अपने. ओके, ऑन द अदर हैंड जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे मेटल्स, तो उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो द चार्ज इन द कंडक्टर कैन मूव और फ्लो. सो यही डिफरेंस है कि इंसुलेटर्स कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी, और जो कंडक्टर्स हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द करंट. So what is this current? It is defined as the rate of flow of these charges. कितने टाइम में वो जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस फॉर्मूला इज I मीन्स दिस करंट इज इक्वल टू चार्ज. चार्ज को हम छोटा q और एल्स बड़े q से भी डिनोट करते हैं. ओके, अपॉन t. सो व्हाट इज इट दैट द 1 एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ दिस करंट. वी हैव एम्पेयर, और एल्स इसे हम कूलम पर सेकेंड से भी करते हैं, पर इसका नाम हमने एम्पेयर दिया है, एक फ्रेंच फिजिस्ट के नाम पे है ये. सो 1 एम्पेयर ऑफ करंट विच फ्लोज इन अ कंडक्टर, 1 एम्पेयर एज अ करंट विच फ्लोज इन द कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस इन 1 सेकेंड. मीन्स यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 1 सेकेंड. सो जब एक कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो उस कंडक्टर का जो करंट होता है वो 1 एम्पेयर होता है. ओके, देन वी हैव इट्स मैनी, कैसे कि हम वीक करंट और स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट कौन कौन से हैं वो है हमारे पास. एक पहला है मिली एम्पेयर. Okay, then we have the microampere. So then we have the topic that the flow of current, that in metals the moving charges are free, which constitute the current.
while in electrolytes and ionized gases both the positive charged ions, that are the cations, and the negative charged ions are moving charges which constitute the current. अब जो इलेक्ट्रोलाइट और या आयोनाइज्ड गैसेज हैं उसके अंदर कैटायंस और एनायंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट को, और जो मेटल्स होते हैं वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं दैट आर नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे कैटायंस एनायंस इलेक्ट्रोलाइट और आयोनाइज्ड गैस में करते हैं. और अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास थ्रू करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर में इन टाइम t, देन द टोटल चार्ज जो होता है ना जो उस कंडक्टर का होता है, देन वी गिव इट एज q इज इक्वल टू ne. ओके, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनका जो पर नेगेटिव चार्ज है. पर हमने पहले क्या लिखा था, I इज इक्वल टू क्यू टी, सो हम ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई बाय टी. सो नेक्स्ट कम इज कि करंट स्केलर है या वेक्टर. सो येस इट्स स्केलर. दिस इज़ बिकॉज ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे नहीं. अगर डायरेक्शन हम इसकी डिनोट भी करते हैं तो वो बस हमें इतना बताती है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑपोजिट है उसके. एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये है कि इधर जा रहा है, तो अगर हम इसका करंट डिनोट करें और इसका करंट डिनोट करें और विद द डायरेक्शन, तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. और करंट का वैसे डायरेक्शन के साथ कोई वो नहीं है रिलेशन, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये इन दोनों टर्म्स के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ एक पॉइंट का ही. तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक पॉइंट की होती है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट्स का होता है. बस इनमें यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें इनकी सेम ही है. क्योंकि ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या है. तो टेस्ट चार्ज भी एक चार्ज ही है जो बहुत छोटी क्वांटिटी का होता है. तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अब ये पॉइंट है, ये हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, सॉरी 1 टेस्ट चार्ज है, 1 टेस्ट चार्ज जो बहुत छोटा होता है. तो ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है. तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके, वही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब ये जो टेस्ट चार्ज है हमेशा पॉजिटिव ही होगा इनका. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर. अब यहाँ से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन होगा ना वो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगा. पोटेंशियल डिफरेंस को हम का सिंबल होता है V, दैट इज़ वोल्ट. C V छोटा लिखें यहाँ पे, अगर बड़ा लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि V इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क. सो ये क्या है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो इधर से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इनटू द चार्ज. ओके, W इज इक्वल टू VQ. अब यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने ये लिखा है वोल्ट, पर इसे हम इसके फॉर्म में भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो जूल, ये आ गया हमारे पास कूलम. सो जूल पर कूलम. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का भी हमारे पास जो यूनिट है
वो V ही होता है, ऐसा यूनिट इज वोल्ट ओनली. ओके, देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस क्या है कि जब भी एक कंडक्टर होता है, इसके अंदर कई पॉजिटिव आयन्स होते हैं, कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब हम इसे सेल के साथ करते हैं ना, सेल के साथ जॉइन विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होता है, जब वो पहले सारे जो हैं वो अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब्ड फॉर्म में है, सारे कहीं यहाँ हैं, कहीं ये नेगेटिव है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई इस डायरेक्शन जा रहा है. पर जब करंट पास करते हैं ना, तो सारे एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं. जब सारे एक डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं तो कभी कभार वो ओवरलैप कर जाता है, मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं. तो क्या होता है, उन्हें एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है. सो रेजिस्टेंस इज the obstruction offered to the flow of current by the conductor or that wire only is called the resistance. अब ये रेजिस्टेंस की ये कॉज क्या होती है कि पॉजिटिव आयन्स डू नॉट मूव. ये जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये देखो पहले भी यहाँ थे हमारे पास, फिर भी यहीं पे रहे हैं. तो क्या होता है, जो बाकी फ्री आयन्स होते हैं वो तो मूव कर रहे हैं ना, वो और ये पॉजिटिव आयन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं. तो इससे क्या होता है, स्पीड ऑफ जो करंट होती है वो स्लो हो जाती है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस मिलती है. अब इसी तरह हमारे पास एक ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ. So according to this Ohm's law, the current flowing in the conductor is directly proportional. That the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided that the physical conditions and the temperature of the conductor remains same, that is constant. So this. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V/I इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट. अब ये कॉन्स्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम इसे कर देते हैं, दैट इज़ R, दैट इज़ दिस. सो इज इक्वल टू IR. इसे आप लर्न कर सकते हैं इस फॉर्म में कि V. सो V इज इक्वल टू IR. सो दिस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली. क्योंकि क्या होता है कि अगर हम I इक्वल टू 1 ले लें, कि जो टोटल करंट है हमारा, हम उसे 1 ले लें कि 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. सो हमारे पास क्या आया, V इज़ इक्वल टू R. सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is numerically equal to the potential difference applied across its ends for the unit current for the flow of unit current through it. So अगर 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो, और V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड अक्रॉस इट्स एंड्स, और रेजिस्टेंस हमारी R है. सो वी हैव V इज़ इक्वल टू IR. I is 1 ampere, so V is equal to 1 into R. V is equal to R. Okay. Then unit of resistance क्या है, unit of this potential difference upon the unit of this current. So that is unit of potential difference क्या है, volt. Then is ampere. So volt per ampere. इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ओम और ओमेगा साइन यूज़ करते हैं इसके लिए. सो 1 ohm इज़ डिफाइंड एज दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm इफ 1 एम्पेयर ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू इट when the potential difference of 1 volt is applied across its ends. That is 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 एम्पेयर. क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, कि 1 वोल्ट पर एम्पेयर इज इक्वल टू 1 ओम. सो वोल्ट पर एम्पेयर हम कैसे लिखते हैं, ऐसे. तो इनकी वैल्यू वैसे हम 1 लेते हैं. सो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm इफ 1 एम्पेयर ऑफ the current flows through the conductor, provided that the potential difference provided is 1 volt. So the resistance is 1 ohm. अब हमने definition में किया था. So now we have defined the 1 ohm. Now we'll go to the conductance. Now what is the conductance? It is the reciprocal of this resistance. Okay, and it is denoted by the letter G.
Thus we can say that the conductance is equal to 1 upon resistance. This conductance is equal to 1 upon that resistance. इससे पहले हम महो लिखते थे, ओम का उल्टा महो, बट आजकल हम इसे ओम -1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ओमेगा -1, ठीक है। अब ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी। इसी पे रिलेटेड हमारे सुपर कंडक्टर्स क्रिएट करे गए हैं। अभी तक वो लाए नहीं गए क्योंकि इतना लो टेम्परेचर हम लेकर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रॉपर हमें अगर जो चाहिए कंडक्टर, उसके अंदर हमें क्या फ़ीचर होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो सबसे लो हो, ताकि वो जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई जो होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स वो हीट हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है, तभी तो करंट फ्लो करना थोड़ा कम कर जाता है, ठीक है। तो अब सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर को बहुत लो ले जाया जाता है ताकि हम रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल यानी ज़ीरो तक पहुँचा सकें, ठीक है। बट अभी तक ये लेकर पहुंचाया नहीं जा सके क्योंकि इतना लो टेम्परेचर वो अभी अर्थ पे पॉसिबल नहीं हुआ है अभी तक। ओके, देन वी हैव द IV ग्राफ एंड VI ग्राफ, बट बिफोर फॉर दैट वी नीड टू नो द ओमिक रेजिस्टर्स एंड द नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। सो ओमिक रेजिस्टर्स, अब ये क्या है, इनके लिए VI ग्राफ और IV ग्राफ क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, दे आर स्ट्रेट लाइन। सो VI ग्राफ और IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, ओके। और जो नॉन ओमिक होते हैं, उनके लिए जो VI ग्राफ है वो एक कर्व्ड होता है। अब जो होते हैं जो ओमिक रेजिस्टर्स के लिए होता है, उनके लिए जो VI ग्राफ है ना, वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी कि वो ओरिजिन से पास करें। पर जो नॉन ओमिक होता है ना, वो यहाँ से मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिन से ही पास करें, क्योंकि ये इसकी वेरिएबल होती है, तो वो यहाँ से भी जा सकती है। मीन ज़रूरी नहीं कि उसने अपने ओरिजिन से ही पास थ्रू करके जाना है, ओके। Then we have the difference between the ohmic resistors and the non-ohmic resistors. That is that the slope of the IV graph is same. जो ohmic resistors के लिए है, स्लोप है जो VI ग्राफ की, वो हमेशा सेम होएगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे आप यहाँ से स्लोप निकालो चाहे यहाँ से। बट जो नॉन ओमिक है उसके लिए जो स्लोप है ना, दैट्स डिफरेंट वैल्यू फॉर एट द गिवन टेम्परेचर, वो इधर डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, ठीक है। सो ये हर जगह डिफरेंट है। अब ओमिक रेजिस्टर्स की एग्जांपल है मेटेलिक कंडक्टर जैसे सिल्वर, आयरन, कॉपर, ठीक है। और नॉन ओमिक की एग्जांपल है जैसे LED है हमारे पास, ट्रांजिस्टर्स हैं, फिलामेंट ऑफ द बल्ब है, ओके। और ये है कि जो ग्राफ है ना हमारा नॉन ओमिक का, वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होता पर वो कर्व होता है। जो ओमिक का है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होते हैं एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो भी ओमिक है, नाम से हमें पता लग रहा है कि ये ओम्स लॉ क्या करता है, ये ओम्स लॉ ओबे करता है, और ये नॉन ओमिक ओम्स लॉ नहीं ओबे करता, ओके। देन वी हैव सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सो मैंने आपको पहले ही टेम्परेचर के बारे में बता दिया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगी, ओके। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों एक दूसरे के। जहाँ मटीरियल है, तो जो मटेरियल है ना, जो कंडक्टर्स का होता है, जो कंडक्टर होते हैं ऑब्वियसली वो लेस रेजिस्टेंस देते हैं। कंडक्टर्स ऑफर लेस रेजिस्टेंस, और जो इंसुलेटर्स होते हैं दे ऑफर मोर रेजिस्टर, तभी तो उनके अंदर से करंट नहीं फ्लो कर पाता, सारा तो रेजिस्टेंस ख़त्म कर देती है, ठीक है। जो लेंथ है, अब नाउ यू इमेजिन अगर लेंथ इतनी होगी और एक लेंथ इतनी है, यहाँ पे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगी या इसमें, इन्हें यहाँ पे पॉजिटिव भी हैं हमारे पास,
सो किस में ज़्यादा मिलेंगी, ये ए में या बी में? ऑब्वियसली हमें बी के अंदर ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि बी के अंदर उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव आयन्स होंगे हमारे पास. सो लॉन्गर द कंडक्टर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस, सो लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आर टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. बट वहाँ पे हमारा थिकनेस. अब नाउ यू इमेजिन अ रूम और एक हॉल. तो अगर आप सभी अगर हॉल में भागते हो और एक क्लास में भागते हो, ऑब्वियसली क्लास के अंदर आप जितने हो उतना ही, अगर हम एरिया इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ पे कम आपको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेगी. सो जो ये रेजिस्टेंस है दैट इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ओके, सो देन वी कम टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी. सो अब ये रेजिस्टिविटी क्या है कि हमने अभी पीछे फैक्टर्स में किया है. जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ दिस, ऊपर लेंथ नीचे एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने. सो ये साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म लेंगे. सो वी गेट इज एल ए. दिस इज द कांस्टेंट विच is of the characteristic of the material of the wire and is called the specific resistance or the resistivity of the material of wire. तो अब ये सब मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है. अब इसे फाइंड आउट करने हम इधर से निकालेंगे. सो वी टेक दिस ओवर दिस साइड. सो R into A by L is equal to this resistivity. Okay, and if L equal to 1 and area is equal to also 1, so what we get is 1 upon 1 is 1 only. So R equal to this resistivity. So the specific resistance of the material is the resistance of the wire of that material of the unit length and the unit area of cross section. That the length is also 1 meter, area is also 1 meter square, and this of this cross section. So what happens is ये resistivity इस resistance के equal हो जाती है. ओके, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर कट हो जाएगा. अब इसका जो यूनिट है वो हम ऐसे निकालेंगे, जैसे ये हमारे पास इसका है तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन द लेंथ, लेंथ का मीटर. सो हियर वी गेट द मीटर. सो ओम मीटर इज द unit of this specific resistance, or we can also write is like omega meter. ओके, अब ये फैक्टर्स हैं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं. पहले हमने आपको बता दिया कि जो मटेरियल है कि दिस इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल. तो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. जैसे हमारी रेजिस्टेंस करती थी डिपेंड, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स. अब मेटल्स के लिए क्या है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, बट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सेमी कंडक्टर्स. अभी हमारे पास सेमी कंडक्टर्स हैं, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और जो कई अलॉयज़ होते हैं हमारे पास, अलॉयज़ हैं, उनके लिए क्या होता है, जैसे कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ये कांस्टेंट रहती है विद चेंज इन टेम्परेचर. तभी तो हम मोस्टली जो फ्यूज़ वायर्स हैं वो ये कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के बनाते हैं कि इट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, फॉर सर्टेन अलॉयज़ लाइक, ये हमें पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम द अलॉयज़ फॉर विच द रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो. सो वी हैव कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन. दे आर Constantan and manganese. Okay. Then we have the last topic, that is conductivity.
तो जैसे हमने किया था जो कंडक्टेंस है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अभी कंडक्टिविटी क्या है, दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। ओके, ये ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, हम इसे सिग्मा बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो ये कैसे डिनोट होगा, ओम -1 मीटर -1। ओके, देन हमारे पास है कि कई बार क्या होता है, वो हमें क्वेश्चन आते हैं कि विद अगर लेंथ हम डबल कर दें तो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो उसे हम फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्या है, लेंथ उन्होंने कहा डबल करी हमारे, तो लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो हमने कांस्टेंट रखी हुई है। सो डबल एल ये आर नीचे हाफ द एरिया। सो व्हाट इट बिकम्स 4 टाइम्स द एल, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे, इट्स डबल्ड। और कभी कभार क्या बोलते हैं, इट्स फोल्डेड। फोल्डेड का मतलब डबल्ड ही होता है कि अगर वो इतनी लंबी है तो इसे फोल्ड कर दिया, मीन्स उसको डबल कर दिया लेंथ को। ओके, और उसे एक्सपैंड कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, कभी कभार वो कहते हैं कि जो एरिया है दैट इज़ डबल्ड, तो लेंथ हमारी हाफ हो जाएगी और एरिया हमारे पास डबल्ड हो जाएगा। So then we get this 1/4 of L upon A into R. So it becomes 1/4। उसी तरह अगर वो बोले 3 टाइम्स की एरिया तो 1/9 हो जाएगा। ओके, सो उसी तरह अगर ये हम इंक्रीज़ करेंगे 3 टाइम्स तो हमारे पास 6 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। विद दिस our chapter is completed. I hope you like the content and don't forget to like, share and comment to my channel and see हमने इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना है। So keep voting. Thank you.